Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to our YouTube channel which is Concept in 5 minutes. Today our topic of discussion is general nature of elasticity of demand. In previous lecture we had studied about the extreme nature of elasticity of demand, and today's lecture is an extension of the previous lecture. So the general nature of elasticity of demand involves three cases as are evident. The first case is inelastic demand. Here student हमारे पास inelastic demand का केस है. स्टूडेंट्स देखने में आया है प्राइस के इंक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांड में डिक्रीज होता है. ये तो लॉ ऑफ डिमांड से हमें अच्छी खासी इसकी एप्रीहेंशन है. अब कई दफ़ा ऐसा होता है कि प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रही होती है लेकिन क्वांटिटी डिमांड उतना रिस्पॉन्स शो नहीं करती, बल्कि उसका रिस्पॉन्स जो है कंपैरेटिवली प्राइस के मुकाबले में थोड़ा कम होता है. सिंबॉलिकली देखें तो क्वांटिटी डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस. अब प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो एज पर लॉ ऑफ डिमांड क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो जाती है, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है. लेकिन क्वांटिटी डिमांड उस प्रोपोर्शन में डिक्रीज नहीं होती जितना प्रोपोर्शन में प्राइस इंक्रीज हुई है. मिसाल के तौर पर प्राइस 10% इंक्रीज करती है, जवाबन क्वांटिटी डिमांड लेस देन 10% डिक्रीज होती है. तो इस सिचुएशन को हम इनइलास्टिक डिमांड कहेंगे. ग्राफिकली इसे समझने की कोशिश करते हैं. लेट प्राइस P1 थी और उसके अगेंस्ट जो क्वांटिटी डिमांड थी वो Q1 थी. अब प्राइस P1 से बढ़कर P2 हो जाती है, यानी कि प्राइस में देखें तो अच्छा खासा इंक्रीज आ रहा है, ठीक है. लेकिन जवाबन आप देखें तो क्वांटिटी डिमांड Q1 से कम होकर Q2 हो जाती है, लेकिन इसका रिस्पांस इसके रिस्पांस के मुकाबले में बहुत कम है. यानी कि प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई तो क्वांटिटी डिमांड ने बहुत कम रिस्पांस शो किया और बहुत ही मिन्यूट सी डिक्रीज हुई है. केस हमारे पास इनइलास्टिक डिमांड का. दूसरा केस हमारे पास इलास्टिक डिमांड का है. इसी तरह एक सिचुएशन आ सकती है कि प्राइस बिल्कुल मिन्यूट सी तब्दील हो, उसके जवाब में क्वांटिटी डिमांड पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाए, तो वो इलास्टिक डिमांड का केस हो सकता है. मिसाल के तौर पर प्राइस हमारी 10% इंक्रीज हुई लेकिन क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज तो हुई लेकिन मोर देन 10% डिक्रीज हुई, या उसने रिस्पॉन्स 10% से ज़्यादा का शो किया, तो वो इलास्टिक डिमांड का केस बन जाएगा. ऐसे ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं. प्राइस P1 थी, उसके अगेंस्ट क्वांटिटी डिमांड जो थी वो Q1 है. अब प्राइस P1 से बढ़कर P2 हो जाती है, जबकि क्वांटिटी डिमांड Q1 से डिक्रीज होकर Q2 हो जाती है. प्राइस में बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं आ रहा लेकिन क्वांटिटी डिमांड में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, या क्वांटिटी डिमांड बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो रही है. हालांकि प्राइस थोड़ी सी इंक्रीज हुई लेकिन क्वांटिटी डिमांड ने उसे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स शो किया है. इस केस में स्टूडेंट्स हमारे पास जो कर्व होगा वो फ्लैट होगा, मतलब ये कि थोड़ा सा चपटा होगा, जबकि इनइलास्टिक के केस में जो डिमांड कर्व है हमारे पास वो स्टीप है. हमारे पास थर्ड जो केस है जनरल नेचर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, वो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है. अब एक सिचुएशन हमारे पास ये भी आ सकती है कि प्राइस में तब्दीली आए, उतनी ही तब्दीली क्वांटिटी डिमांड में भी आ जाए, या फिर यूं कह सकते हैं कि क्वांटिटी डिमांड उतना ही रिस्पॉन्स शो करे जितना कि प्राइस रिस्पॉन्स शो कर रही होती है. मिसाल के तौर पर प्राइस 10% इंक्रीज हुई, उसके जवाब में क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हुई लेकिन वो भी एग्जैक्टली 10% डिक्रीज हुई, यानी क्वांटिटी डिमांड उसी प्रोपोर्शन में कम हो रही है जिस प्रोपोर्शन में प्राइस इंक्रीज हो रही है. अगर हम इसे ग्राफिकली समझने की कोशिश करें, जब प्राइस P1 थी तो क्वांटिटी डिमांड हमारे पास Q1 थी. अब प्राइस एग्जैक्टली उतना ही इंक्रीज हो रही है और उसके रिजल्ट में जो क्वांटिटी डिमांड पर कमी आ रही है वो भी उसी प्रोपोर्शन में या इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन में है, सिमिलर टू दैट ऑफ प्राइसेस. मतलब ये कि जिस प्रोपोर्शन में प्राइस इंक्रीज हुई उसी प्रोपोर्शन में क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो रही है.
ये था हमारा आज का लेक्चर स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। खुदा ताला आपका हामी और नासिर हो। बहुत बहुत शुक्रिया।